हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज कहानीकार संजीव द्वारा लिखित एक कहानी को पढ़ रहे हैं और उस कहानी का शीर्षक है धावक। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कहानी के सारांश को प्रस्तुत कर रही हूँ और यह सारांश मैं आप लोगों के सामने लिखकर भी प्रस्तुत कर रही हूँ। यानी मैं सिर्फ समझा ही नहीं रही हूँ बल्कि आप लोगों के सामने सारी बातों को लिखकर भी प्रस्तुत कर रही हूँ। और इसका कारण यह है कि आप मेरी बातों को तो सुनेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ लिखने का अभ्यास भी हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना लिखना भी ज़रूरी है। तो आप पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास हमेशा बनाए रखें। इसलिए मेरी यह कोशिश होती है कि मैं भी आप लोगों के समक्ष हर बात को लिखकर प्रस्तुत करती हूँ, ताकि आप जो है मेरा अनुसरण करें। जब आप देखेंगे कि मैडम खुद लिखकर हर बात को बतलाती है तो हमें भी लिखना चाहिए। तो कहानी का सारांश मैं आप लोगों को पढ़कर समझाती जाऊंगी। धावक संजीव भाग 1 सारांश। कहानीकार संजीव द्वारा लिखित धावक कहानी भवरंजन बनर्जी यानी भंबल दा की कहानी है, जिन्होंने आजीवन जिंदगी को एक दौड़ यानी रेस माना, पर दौड़ जीतने के लिए कभी किसी को लंगी नहीं मारी, न ही गलत ट्रैक पकड़ी। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार के रेस या दौड़ में स्वयं को तोलना है। तो सबसे पहले क्या जाने हम कि यह जो कहानी है इसका शीर्षक है धावक। इस कहानी में इसके बारे में ये कथा है, वे हैं भवरंजन बनर्जी, जिन्हें लोग भंबलदा भी कहते हैं। इन्हें बम भोले भैया भी कहा जाता है। तो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जिंदगी को एक रेस माना, एक दौड़ माना, लेकिन दौड़ में, रेस में दौड़ते हुए उसने कभी भी कोई गलत रास्ता अपनाया नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, कभी भी गलत ट्रैक नहीं पकड़ा, कभी किसी को लंगी नहीं मारी। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि आप लोगों के स्कूल कॉलेज में जब भी स्पोर्ट्स होता है, तो जब भी दौड़ प्रतियोगिता होती है तो आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी होते हैं जो क्या करते हैं, जो आगे वाले प्रतियोगी जो तेज़ दौड़ रहे हैं उन्हें जाकर के लंगी मार देते हैं ताकि वह गिर जाए, वह रेस ना जीत सके। तो इस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे प्रतियोगी गलत रास्ता अपना करके, लंगी मार करके, गलत ट्रैक हथिया करके रेस जीत जाते हैं और अपने पर बहुत गर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस पात्र की कहानी है, जिस व्यक्ति की कहानी है, भंबलदा, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। वे सिर्फ अपने को जांचने के लिए, अपने को परखने के लिए वो रेस में भाग लेते हैं। धावक कहानी का आरंभ एक खेल प्रतियोगिता से होता है जहां पर भंबलदा को छोड़कर सभी प्रतियोगी उपस्थित हैं। अंत में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पिस्तौल के घोड़ा दबाते ही दौड़ शुरू हो जाती है। कहानीकार संजीव भंबलदा को अनुपस्थित देखकर काफी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि 25 वर्षों से वे यानी भंबलदा खेल प्रतियोगिता में हमेशा भाग लेते रहे हैं। तो कहानी के आरंभ में ही क्या देखते हैं, एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी प्रतियोगी उपस्थित हैं, लेकिन अगर कोई अनुपस्थित है तो वह है भंबलदा। इसीलिए लेखक को काफ़ी चिंता होती। क्यों चिंता होती है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पिछले 25 सालों से भंबलदा ने हमेशा खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो आज वे अचानक यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इस बात को सोचकर वे चिंतित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, खेल के आयोजकों तथा दर्शक भी यह जानते थे कि भंबलदा खेल में कभी बेईमानी नहीं करते थे, अतः सभी उन्हें आदर्श मानते थे। इतना ही नहीं, सिर्फ कथाकार चिंतित होते हैं ऐसी बात नहीं, वहाँ के जो दर्शक हैं, जो खेल के आयोजक हैं, उन लोगों को भी थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि वे सभी जानते थे कि भंबलदा कभी बेईमानी नहीं करते हैं। तो उनकी ईमानदारी पर सबको विश्वास है और सभी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो भंबलदा कोई वीआईपी नहीं है, भंबलदा एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उनकी ईमानदारी के कारण, खेल के प्रति जो निष्ठा है उसके कारण सभी लोग जो है उन्हें
आदर्श मानते हैं और उसके अनुपस्थित हो जाने से सभी चिंतित हो जाते हैं। कहानीकार संजीव उन्हें काफ़ी करीब से जानते हैं। भंबलदा का एक बड़ा भाई अशोकदा और एक बहन है। वे अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो उनके परिवार के बारे में बतलाते हुए कहानीकार ने बतलाया है कि भंबलदा के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है अशोकदा, एक बहन है और एक माँ है। तो यह है इनका परिवार। दोनों भाइयों यानी अशोकदा और भंबलदा की जीवन शैली, जीवन का उद्देश्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। अशोकदा के जीवन का उद्देश्य है जीवन में आगे बढ़ना। जीवन में आगे बढ़ने का माध्यम क्या होगा, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो भंबलदा दो भाई हैं, बड़ा है अशोक और भंबल छोटे। तो इन दोनों भाइयों की जीवन शैली यानी जीवन में रहने रहन सहन का ढंग, इन सब में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अशोकदा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य ही जीवन में आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अशोकदा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वे किस माध्यम को अपनाएंगे यह कोई निश्चित नहीं है। वो गलत माध्यम भी हो सकता है, यानी येन केन प्रकरेन, यानी किसी भी प्रकार अशोकदा जीवन में आगे बढ़ना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, किंतु भंबलदा ऐसा नहीं सोचते हैं। तो अशोकदा का जीवन किस प्रकार तरक्की को पाया, इस बारे में कहानीकार ने क्या लिखा है, देखिए। स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज जाने के साथ ही उन पर बड़े साहब की नज़र पड़ी। बड़े साहब की बेटी के साथ उनका विवाह भी हो गया। साथ ही साथ उन्हीं के पैसा से अशोकदा अमेरिका भी हो आए। अब अशोकदा जब स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज गए तो बड़े साहब की उस पर नज़र पड़ गई और बड़े साहब ने अपनी बेटी का विवाह अशोकदा से कर दिया। और इतना ही नहीं, बड़े साहब के पैसे से ही अशोकदा अमेरिका भी घूम आए, यानी काम के सिलसिले में अमेरिका भी गए। अशोकदा के विवाह पर भंबलदा और उनकी मां को औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया गया। इस प्रकार बड़े साहब की कृपा से अशोकदा की तरक्की होती गई और वे चीफ पर्सनल अफसर बन गए। और इस प्रकार जब अशोकदा का विवाह बड़े साहब की बेटी के साथ हुआ तो उस विवाह में भंबलदा और उनकी मां को औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया गया। जैसे कोई शादी ब्याह होता है तो क्या करते हैं, आस पड़ोस के लोग को निमंत्रण कार्ड देकर बुलाया जाता है, इसको कहते हैं औपचारिक तरीके से बुलाना। तो वैसे ही भंबलदा और उनकी माँ को बुलाया गया था। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि भंबलदा की जो आर्थिक स्थिति थी वह बड़े साहब की आर्थिक स्थिति से कम थी। तो ऐसे में बड़े साहब जो थे उन्होंने अशोकदा को अपना घर जमाई ही बना लिया, समझ लीजिए। तो यहाँ परिस्थिति ऐसी होने के कारण ही भंबलदा और उनकी माँ को औपचारिक तरीके से बुलाया गया। और इस प्रकार बड़े साहब की कृपा दृष्टि चूँकि अशोकदा पर पड़ी तो अशोकदा की पदोन्नति कहिए, प्रमोशन कहिए, ऐसे ही होते चली गई और वे चीफ पर्सनल ऑफिसर बन गए। यहाँ तक तो बात है अशोकदा की कि अशोकदा ने जीवन में कैसे तरक्की पाई। अशोकदा ने अपनी प्रतिभा से तरक्की नहीं पाई, अशोकदा ने तरक्की पाई बड़े साहब की कृपा से, कि बड़े साहब की कृपा उस पर हुई तो उनकी तरक्की होती चली गई। लेकिन भंबलदा के साथ ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ भंबलदा 4 बार मैट्रिक में फेल हुए और 5वीं बार पास हुए। उन्हें अप्रेंटिसशिप की नौकरी मिलती है। बाद में कहानीकार संजीव के प्रयास से वे क्लर्क बन जाते हैं। लेकिन भंबलदा की स्थिति दूसरी है। वे 4 बार मैट्रिक में फेल किए, 5वीं बार मैट्रिक पास किया। इसके बाद उन्हें अप्रेंटिसशिप की नौकरी मिलती है और बाद में कहानीकार संजीव के प्रयास से वे क्लर्क बन जाते हैं। भंबलदा की असफलता को देखकर अशोकदा कुढ़ते हैं। अशोकदा को महसूस होता है कि भंबलदा के कारण उनके सम्मान में बट्टा लगता है। अब चूंकि भंबलदा जीवन में सफल नहीं हो सक रहे थे क्योंकि वो किसी के चापलूसी नहीं कर रहे थे, उन पर किसी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी है, तो इस बात से अशोकदा कुढ़ते रहते हैं और भंबलदा के बारे में ऐसा सोचते हैं कि भंबलदा के कारण उनके सम्मान में बट्टा लग रहा है। बट्टा माने दाग लग रहा है, उनके सम्मान में कमी आ रही है। पर भंबलदा करे तो क्या करे। अशोकदा के छोड़े गए जिम्मेदारी का निर्वाह भंबलदा कर रहे हैं। माँ और बहन का दायित्व तो उनके ऊपर है। घर चलाने के लिए अपनी ड्यूटी के बाद पार्ट टाइम काम भी करते हैं। लेकिन भंबलदा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि भंबलदा ने
अशोक दा के द्वारा छोड़े गए जिम्मेदारियों को उठाया है। अशोक दा ने अपनी माँ की जिम्मेदारी, अपनी बहन की जिम्मेदारी का सारा दायित्व, सारा बोझ किसके कंधे पर डाल दिया? भंबल दा के कंधे पर डाल दिया। अब भंबल दा इन बोझ को, इस उत्तरदायित्व को निभाते जा रहे हैं। घर के खर्च को चलाने के लिए उन्हें पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति भंबलदा के सामने उपस्थित हो जाती है। किसके कारण? अशोकदा के कारण। अगर अशोकदा भंबलदा की सहायता करते, किस रूप में? अपने माँ के दायित्व का निर्वाह करते, अपनी बहन के दायित्व का निर्वाह करते, तो शायद भंबलदा के लिए जीना थोड़ा सहज हो जाता। कहानीकार हमेशा यह चाहते हैं कि भंबलदा ग्रेजुएट हो जाए और उनका प्रमोशन यानी तरक्की हो, परंतु भंबलदा का परिवार तो पूरा समाज है। कहीं कोई ज़रूरत आ पड़ी, कहीं कोई मुसीबत आ पड़ी, तो भंबलदा हर हाल में वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। यही कारण है कि उनके पास पढ़ने का समय एकदम नहीं है। तो कहानीकार संजीव हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह भंबलदा का प्रमोशन हो। तो इसके लिए, प्रमोशन होने के लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षा, सर्टिफिकेट। तो वो चाहते हैं कि भंबलदा किसी तरह ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन भंबलदा के पास पढ़ने का समय ही नहीं है, क्योंकि भंबलदा बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। उनके लिए सिर्फ अपना घर ही अपना घर नहीं है, बल्कि पूरा समाज ही उनका घर है। वे समाज के लोगों की सहायता करते हैं। जहाँ कहीं कोई मुसीबत होती है, जहाँ कोई दिक्कत होती है, तो भंबलदा वहाँ उसकी सहायता करने पहुँच जाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि भंबलदा के पास पढ़ने का समय नहीं होता। वो कब पढ़े और कब पढ़कर अपना ग्रेजुएशन पूरा करे। तो ये सारी दिक्कतें जो है भंबलदा के सामने थी। कहानीकार संजीव हमेशा यही सोचा करते थे, यदि किसी भी तरह भंबलदा की पदोन्नति हो जाए तो अशोकदा के साथ उनके मेल की संभावना हो सकती है। पर भंबलदा को जब यह लगता है कि अशोकदा उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, तो यह जानकर वे क्रोधित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भंबलदा अपना प्रमोशन भी रुकवा देते हैं। कहानीकार संजीव इस बात को सोचते हैं कि यदि अशोकदा और भंबलदा में अगर मेल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब भंबलदा की थोड़ी तरक्की हो जाए, तो दोनों भाइयों में मेल की संभावना दिखाई देती है। क्योंकि अशोकदा के साथ भंबलदा के रिश्ते बिगड़ने से सबसे ज़्यादा दुखी कौन होती है? माँ होती है। तो ऐसे स्थिति में माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को खुश करने के लिए कहानीकार ये सोचते हैं कि किसी तरह से दोनों भाइयों में मेल हो जाए, और इसके लिए भंबलदा का प्रमोशन होना अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है, जब इसकी कोशिश की जा रही होती है और अशोकदा इसके लिए कुछ कोशिश करते हैं, इस बात को जानकर भंबलदा क्रोधित हो जाते हैं। भंबलदा को अपनी तरक्की अपनी योग्यता के आधार पर चाहिए। किसी के प्रमोट करने पर उसकी पदोन्नति हो, यह भंबलदा को पसंद नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं? अपना प्रमोशन भी रुकवा देते हैं। उनकी माँ यह चाहती थी कि भंबलदा का विवाह भी हो जाए, परंतु वे कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, भंबलदा की माँ चाहती है कि भंबलदा का विवाह हो जाए, परंतु भंबलदा विवाह न करने का कोई न कोई बहाना बना देते हैं। तो उनके मन में विवाह से विरक्ति है। क्यों विरक्ति है? क्योंकि उसने भाभी के आचरण को देखा है। उसकी भाभी के गलत आचरण, गलत व्यवहार से उसके मन में औरतों के प्रति विरक्ति का भाव है। भंबलदा ये भी जानते हैं कि उनकी कम आय से उनकी माँ की दवा के पैसे, घर चलाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो वो कैसे एक तीसरे व्यक्ति का खर्च वहन कर सके। इसके साथ ही साथ भंबलदा का विवाह जो है एक मास्टरनी से तय हुआ था। तो यहाँ पर भी भंबलदा का स्वाभिमान जो है सामने आया, और उन्हें लगता है कि वे किसी दूसरे का एहसान नहीं लेंगे, और भंबलदा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। इतनी मुसीबतों और समस्याओं के बाद भी भंबलदा अपनी ज़िंदगी की ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्हें देखकर कहानीकार को ऐसा लगता है कि पिछले 25 सालों से वे दौड़ते ही रहें, या वे वहीं के वहीं ठहरे पड़े रहें, या वक्त उनके कदमों तले तले तेजी से सरकता गया। देखिए, कहानीकार ने यहाँ पर वर्णन किया है कि भंबलदा का जो जीवन था कठिनाई और मुसीबतों से भरा हुआ है, और इन कठिनाइयों और मुसीबतों को झेलते हुए, कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करते हुए भंबलदा लगातार अपनी ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं। कितने वर्षों से? 25 वर्षों से। और कहानीकार ने यह लिखा है कि देखकर ऐसा लगता है कि भंबलदा की ज़िंदगी मानो वहीं की वहीं ठहरी हुई है। ऐसा लगता है मानो भंबलदा के पैरों के तले से समय जो है बड़ी तेज़ी से सरकता चला गया, और भंबलदा लगातार दौड़े जा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि भंबलदा की ज़िंदगी जहाँ थी
वहीं ठहरी हुई है, वह वहां से आगे नहीं बढ़ी। कहानीकार ने बतलाया है कि इन 25 वर्षों में भंबल दा को एक बार पुरस्कार दिया जाना था। पुरस्कार प्रदान करने वाले थे अशोक दा। घोषणा की गई कि भवरंजन चटर्जी यानी भंबल दा को सर्वश्रेष्ठ विदूषक का पुरस्कार दिया जाएगा। भंबल दा ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। कहानीकार ने भंबल दा के बारे में बतलाते हुए यह भी बताया है कि 25 सालों में एक बार ही भंबल दा के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा की गई, लेकिन यह पुरस्कार था सर्वश्रेष्ठ विदूषक का पुरस्कार, और यह पुरस्कार दिया जाने वाला था किसके हाथों? अशोक दा के हाथों। इस कारण भंबल दा ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार अशोक दा को ही मुबारक हो। इस घटना से वे काफ़ी मर्माहत हुए। उसी रात उन्हें स्ट्रोक या हृदय का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना से भंबल दा काफ़ी दुखी हुए, उनके हृदय को काफ़ी ठेस पहुंचा। इस कारण भंबल दा को स्ट्रोक होता है और हृदय का दौरा पड़ा, जिस कारण उसी रात उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन अशोक दा न जाने किस कारण कहानीकार संजीव के साथ भंबल दा के घर जाते हैं तो एक लड़के से पता चलता है कि रात में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। अशोक दा का मन उस दिन पता नहीं क्यों बेचैन हुआ और वे कहानीकार को साथ लेकर भंबल दा के घर जाते हैं। वहाँ एक लड़के से पता चलता है कि भंबल दा की मृत्यु हो चुकी है। वह लड़का एक पत्र अशोक दा के हाथ में देता है और वह लड़का एक पत्र जो है मैंने भंबल दा का लिखा हुआ पत्र अशोक दा के हाथ में देता है। क्योंकि यह पत्र में जो बातें कही गई है ये थोड़ी विस्तृत रूप से है, फिर भी मैंने यहाँ पर इन सारी बातों का उल्लेख किया है क्योंकि ये सारी बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब कहानी का सारांश लिखेंगे तो इतनी सारी बातों को लिखना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि जब आप सारांश लिख रहे हैं तो 2-4 बातों का ही उल्लेख कीजिए, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सारी बातों को यहाँ पर लिखा है। पत्र में भंबल दा ने लिखा था, दौड़ में जीत उसी की होती है जो सबसे आगे निकल जाता है, चाहे लंगी मार कर ही या गलत ट्रैक हथिया कर ही। पुरस्कार पाने का जुनून ही सवार रहता है उस समय। भंबल दा ने पत्र में लिखा था कि दौड़ में जीत किसकी होती है? जो व्यक्ति सबसे आगे चला जाएगा। अब वह आगे कैसे गया? चाहे लंगी मार कर गया हो, चाहे गलत ट्रैक हथिया कर गया हो, लेकिन वह आगे गया है तो जीत उसी की होगी। और ये भी कहते हैं कि चूंकि उस समय पुरस्कार पाने का एक जुनून, एक नशा उस प्रतियोगी के दिमाग में रहता है, इसीलिए वह गलत काम करते हुए भी आगे चला जाता है। मगर मुझे खुशी और संतोष है कि मैंने लंगी नहीं मारी, गलत ट्रैक नहीं पकड़ी। लेकिन भंबल दा अपने लिए कहते हैं कि उन्हें संतोष है कि उसने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, कभी किसी को लंगी मारकर नहीं गिराया, कभी कोई गलत ट्रैक नहीं हथियाया। उस खत में यह भी लिखा था, माँ की मौत के समय तुम विदेश में थे, मैं भी तुम्हारी तरह होता तो तुम्हारे जैसा दीर्घायु होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भंबल दा ने इस पत्र में लिखा है कि जब माँ की मृत्यु हुई थी तब अशोक दा अपनी माँ के पास नहीं थे, वे उस समय विदेश में थे, वे माँ के पास आए भी नहीं। इसलिए सारा दायित्व निर्वाह किसने किया? भंबल दा ने किया। इसके साथ ही साथ भंबल दा ने ये कहा भी कि अगर उसने अशोक दा की जैसी जिंदगी चुनी होती तो हो सकता है कि उसकी भी आयु जो होती और लंबी होती, वह भी दीर्घायु होता। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भंबल दा सोचते हैं 2-4 साल ज़्यादा जी लेने से क्या होगा जब हमने दायित्व का निर्वाह ही नहीं किया। तो फिर पत्र में लिखते हैं, जिस जुनून में जिया उसकी तासीर का एक क्षण भी तुम्हारे तमाम तामझाम के सालों से उम्दा है, हो सके तो चख कर कभी देख लेना। इसके साथ ही साथ भंबल दा ने यह भी लिखा कि उसने जिस जुनून में जिया है उसकी तासीर यानी उसका जो स्वाद है वह इतना ज़्यादा अच्छा है जितना अशोक दा ने अपने ताम झाम वाले जीवन को जितने सालों में जिया है वो भी कम है। यानी भंबल दा ने जो जीवन जिया वह जीवन अशोक दा के जीवन से ज़्यादा बेहतर है, हो सके तो चख कर कभी देख लेना। भंबल दा ने यह कहा कि हो सके यदि संभव हो तो एक ऐसा दायित्वपूर्ण जीवन जीकर देखना।
पत्र पढ़ने के बाद अशोकदास स्वयं को भंबलदा के सामने हारा हुआ महसूस करते हैं। वे प्रतिवाद करना चाहते हैं, पर इस बार भंबलदा अशोकदा को जिंदगी की रेस में बहुत पीछे छोड़कर खुद आगे निकल गए। जब पत्र को अशोकदा ने अच्छी तरह से पढ़ा तो उनके मन में भंबलदा के प्रति एक प्रतिवाद की भावना जगी, लेकिन वो कर क्या सकते थे। आज भंबलदा ने अशोकदा को हरा दिया। आज अशोकदा भंबलदा के सामने छोटा महसूस कर रहे हैं, पराजित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ में भंबलदा अशोकदा से बहुत आगे निकल चुके थे। भंबलदा ने अपने ज़िंदगी में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए जीवन को जिया है। अशोकदा ने ऐसा जीवन नहीं जिया। अशोकदा ने अपने दायित्वों को छोड़कर एक तामझाम वाली ज़िंदगी को जिया है। इसलिए अशोकदा महसूस करते हैं कि भंबलदा आज उसे बहुत छोटा कर गए। भंबलदा आज उन्हें पराजित कर, उन्हें हरा कर जिंदगी की रेस में आगे निकल गए हैं। तो यही है धावक कहानी का सारांश। उम्मीद करती हूँ धावक कहानी का सारांश जो है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धावक कहानी के उद्देश्य को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।